दोस्तों, आप सबका हमारे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेजुबान इश्क का 19वां भाग लेकर आ गए हैं और इस स्टोरी में अभी तक हम सब ने देखा है कि शूद्र के इंदौर जाने की वजह से शूद्र भी बहुत ही ज़्यादा मायूस था और अंजलि भी इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। अब देखिए आगे क्या होता है। अंजलि बता नहीं पा रही थी कि इस वक्त वो कैसा महसूस कर रही थी। उसके दिल में शूद्र को खोने का डर था, लेकिन वो चाह कर भी अपना दर्द बयां नहीं कर पा रही थी। पिछली रात वो शूद्र के साथ एक कमरे में नहीं सोई थी। वो कल रात भर आयुष के कमरे में बैठी खुद को आज सुबह के लिए तैयार कर रही थी। जब उसे शूद्र से अलग होना था, वो महसूस कर पा रही थी कि इतना दर्द और डर उसे उस वक्त भी नहीं लगा था जब वो बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड करने जा रही थी। आंटी, आप हमारे साथ चलिए ना, आयुष ने अंजलि की तरफ मायूस आंखों से देखते हुए कहा। अगली बार चलूंगी बेटा, इस वक्त आंटी को यहाँ बहुत ज़्यादा काम है, अंजलि ने आयुष को समझाते हुए कहा और उसे अपनी गोद में उठाकर चेयर पर बिठा दिया। इस वक्त अंजलि के चेहरे पर कोई भी इमोशंस नज़र नहीं आ रहे थे। आज उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन था, जिसे देखकर शूद्र को भी उसे समझने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। पक्का ना, मैं आपको लेने खुद आऊँगा, आप मेरा इंतज़ार करना, आयुष ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, अंजलि ने आयुष की तरफ देखते हुए भरी आवाज़ में कहा। अंजलि की ये शब्द सुनकर शूद्र की आंखें अंजलि पर ठहर सी गई थी। ये बस अंजलि का दिल जानता था कि उसने ये शब्द आयुष के लिए नहीं बल्कि शूद्र के लिए कहे थे। मैं राघव को तुम्हारे पास ही छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो उसे बता देना, शुद्ध अंजलि की तरफ देखते हुए बोला। हूँ, अंजलि ने शूद्र की तरफ एक नज़र देखकर जवाब दिया और फिर अपनी निगाहें शूद्र पर से फेर ली। अंजलि ने एयरपोर्ट जाने वाली गाड़ी में सारा खाने पीने का सामान और स्नैक्स रखवा दिए थे। शूद्र के विला से एयरपोर्ट तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था, इसलिए वो इतनी सुबह सुबह ही एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे। उन दोनों को विदा करते वक्त अंजलि के चेहरे पर दुख की एक झलक तक दिखाई नहीं दी। वो एक स्माइल के साथ बड़े प्यार से उन दोनों को गुड बाय बोल रही थी। असल में दोनों को नहीं, सिर्फ आयुष को शूद्र की तरफ तो अंजलि देख तक नहीं पा रही थी। वो उससे बहुत कम बात कर रही थी, जिस वजह से शूद्र को काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा था। अंजलि ने आयुष के गाल पे एक किस किया और उसे एक स्माइल के साथ गुड बाय बोला। अपना ध्यान रखना और शरारत मत करना, अच्छे बच्चे बनकर रहना, अंजलि ने एक माँ की तरह आयुष को समझाते हुए कार में बिठा दिया। उसने शूद्र की तरफ देखते हुए बस एक स्माइल पास कर दी, लेकिन शूद्र के चेहरे तो इस वक्त हंसी का नामो निशान भी नहीं था। उसके दिल में अंजलि को छोड़कर जाने का एक बहुत बड़ा बोझ था। वही अब अंजलि के यूं अच्छी तरह से गुड बाय बोलने पर शूद्र और ज़्यादा मायूस हो गया। वो बिना कुछ कहे बस चुपचाप कार में बैठ गया। क्या इतने टाइम सिर्फ मैं ही तुमसे प्यार करता रहा? तुमने कभी भी मेरे लिए प्यार महसूस नहीं किया, जो तुम्हें आज इस तरह बिछड़ने का जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा? शूद्र ने मायूसी से अपने दिल में सोचा। कुछ देर में कार विला से निकल गई। इस वक्त अंजलि विला में अकेली थी और कुछ बॉडीगार्ड्स थे जो घर के बाहर खड़े
हुए थे क्योंकि राघव शुद्र और आयुष को छोड़ने एयरपोर्ट जा रहा था। डैड, हमारे जाने के बाद कोई आंटी को परेशान तो नहीं करेगा ना? आयुष ने शुद्र की तरफ देखते हुए मायूसी भरी आवाज में कहा। उसे भी यूं अंजलि से दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं करेगा, शुद्र ने आयुष की बात का जवाब देते हुए कहा। सच्ची? उसने एक बार फिर शुद्र से जोर भरते हुए पूछा। हाँ, तुम्हारे राघव अंकल यही तुम्हारे आंटी के पास रहकर उनका ख्याल रखेंगे और अगर किसी ने भी उसे तंग करने की कोशिश की तो उन्हें सबक सिखाएंगे। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी आंटी यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, शूद्र ने आयुष की तरफ देखते हुए कहा। शूद्र जानता था कि आयुष को भी अंजलि की आदत पड़ गई थी। जिस तरह से उसे अंजलि की आदत हो गई थी वो तो खुद को संभाल लेगा, लेकिन आयुष अभी छोटा बच्चा था। इस वक्त उसे भी अंजलि से दूर होने की काफ़ी दुख था। इसलिए शूद्र को अपने साथ साथ अपने बेटे को भी संभालना था। पूरे रास्ते शूद्र के दिमाग में अंजलि का ख्याल घूमता रहा। उसके दिल में इस वक्त हजारों सवाल थे, जिनमें से सबसे ज़्यादा परेशान तो उसे एक ही बात कर रही थी कि क्या अंजलि को उसके दूर जाने का कोई दुख नहीं था। अंजलि बिला के अंदर बैठे एक कोने में आंसू बहा रही थी। उसे इस वक्त शूद्र की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। उसने शूद्र के सामने तो अपने दुख को बाहर नहीं आने दिया, लेकिन अकेले में वो खुद को अब समेट नहीं पा रही थी। शूद्र का इतना बड़ा घर उसे अब खाने को दौड़ रहा था। आप बहुत बुरे हो शूद्र जी, मुझे जीना सिखाकर मुझे मरने के लिए छोड़ गए। मैं नहीं जानती कि आप वापस लौटोगे या नहीं, लेकिन मैं हमेशा आपका इंतज़ार करूंगी क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू शूद्र जी। अंजलि ने अपनी बात पूरी करते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। पूरा घर उसकी सिसकियों से गूंज रहा था। उसे पता ही नहीं चला कब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। वो एक ही कोने में बैठी पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए आंसू बहाती रही। अंजलि तो अपनी सुध ही खो बैठी थी। उसके दिमाग में कई बार ख्याल आया कि वो एक बार शूद्र को कॉल करके उससे बात कर ले, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब शूद्र उससे बात नहीं करना चाहता, जबकि वही दूसरी तरफ शुद्ध उसकी आवाज़ सुनने को तड़प रहा था। लेकिन वो भी काफ़ी जिद्दी था। अंजलि के उस रूखे व्यवहार ने उसके दिल में भी ये वहम पैदा कर दिया था कि शायद अंजलि को उससे दूर जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज ढलने की वजह से पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था, क्योंकि अंजलि अभी भी वही बैठी थी और उसने लाइट ऑन की हुई थी। उसका चेहरा इस वक्त रोने की वजह से काला पड़ चुका था। कुछ आंसू उसके चेहरे पे ही सूख चुके थे। तभी उसकी नज़र अपने प्राइवेट होते हुए फ़ोन पर गई। फ़ोन पर डिस्प्ले होता नाम देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। इस वक्त उसके फ़ोन पे शूद्र का नाम डिस्प्ले हो रहा था। उसने बिना एक पल भी गंवाए जल्दी से फ़ोन उठाकर अपने कान में लगा लिया। हेलो आंटी, आप ठीक तो हो ना? मैं और डैड अभी अभी घर पहुँचे हैं, तो आप फिक्र मत करना, आयुष ने अपनी मासूम सी आवाज़ में अंजलि से कहा। इस वक्त आयुष ने शूद्र से फ़ोन छीनकर अंजलि का कॉल किया था। अंजलि को आयुष की आवाज़ सुनकर खुशी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में ये दुख भी था कि शूद्र ने उसे कॉल नहीं किया था। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम ठीक हो ना? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अंजलि ने अपनी आवाज़ नॉर्मल रखते हुए आयुष से पूछा। आंटी, मैं भी ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई।
आप अपना ध्यान रखना और टाइम से खाना खा लेना, ओके। आयुष ने बड़े प्यार से अंजलि से कहा। हाँ बेटा, मैं अपना ध्यान रखूंगी और तुम भी अपना ध्यान रखना। अंजलि ने भी एक स्माइल के साथ आयुष से कहा। आयुष से बात करके अंजलि का दिल थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। आयुष किसी बूढ़े आदमी की तरह अंजलि को समझा रहा था और अंजलि उसकी हर बात पर बड़े प्यार से जवाब दे रही थी। वही पूरी सूर्यवंशी फैमिली आयुष की तरफ देख हैरान हो रही थी, क्योंकि वो कभी भी किसी से इतने प्यार से बात नहीं करता था। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके जिद्दी अड़ियल बच्चे को इतना अच्छा कैसे बना दिया उस लड़की ने। आयुष की बातों से ही पता चल रहा था कि आयुष अंजलि से कितना प्यार करता था। आंटी, मैं पापा से आपकी बात करवाऊं? आयुष ने शूद्र की तरफ देखते हुए कहा, जो तब से आयुष को ही देख रहा था। शूद्र भी कम जिद्दी नहीं था। उसने विला से निकलने के बाद अंजलि को एक बार भी फ़ोन नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि उसका दिल नहीं कर रहा था कि वो अंजलि से बात करे, लेकिन वो अंजलि के उस रूखे व्यवहार की वजह से नाराज़ था और उसे फ़ोन ना करके वो अपनी नाराज़गी अंजलि को दिखा रहा था। आयुष की बात सुनकर उसने अपना गला साफ किया और फ़ोन मांगने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो भी अंजलि से बात करना चाहता था, लेकिन जब आयुष ने शूद्र के हाथ में फ़ोन दिया तब तक अंजलि ने फ़ोन काट दिया था। डैड, आंटी बोल रही थी कि वो अब आपको और परेशान नहीं करेगी, आयुष ने शूद्र की तरफ देखते हुए कहा। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर आसपास के सभी लोग हंसने लगे थे। वही शूद्र का तो मुंह बन चुका था। उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था, पर उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मायूसी और दुख भरा हुआ था। शूद्र बेटा, क्या वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती, या तुम उससे झगड़ा करके यहाँ आए हो जो वो तुमसे बात नहीं करना चाहती? शूद्र की दादी ने शूद्र से एक मुस्कुराहट के साथ पूछा। शूद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप मुंह लटकाए हुए बैठा रहा। उसे अंजलि का ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और अब तो उसकी जिद और भी बढ़ गई थी। उसने अपने मन में ठान लिया था कि जब तक अंजलि उसे फ़ोन नहीं करेगी वो भी उसे फ़ोन नहीं करेगा। दादी माँ, आपको पता है, आंटी ने मुझसे कहा था कि वो मेरी स्टेप मम्मा नहीं बनना चाहती। मुझे लगता है कि उन्हें पापा पसंद ही नहीं है, वरना वो तो हमेशा ही मेरा मम्मा की तरह ख्याल रखती है। आयुष ने अपनी दादी के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहा। शूद्र का तो सोच सोच कर अब दिल जलता जा रहा था कि आखिर अंजलि ऐसा क्यों कर रही है। क्या उसे सच में शूद्र से प्यार नहीं था? और अगर अंजलि को इतने दिनों में शूद्र से प्यार ही नहीं था, तो वो सब क्या था जो उसने उसकी आंखों में देखा था? क्या वो बस शूद्र की गलत फहमी थी? शूद्र के मुंबई वापस लौट आने की खबर उसके दोस्तों तक पहुंच गई थी, इसलिए उन लोगों ने शूद्र को शाम को मिलने के लिए एक क्लब में बुलाया था। वो सभी लोग एक साथ क्लब में बैठे काफ़ी दिनों बाद बातें कर रहे थे। शूद्र के 3 बेस्ट फ्रेंड थे, वीर, रोहित और नील। वो लोग हमेशा से ही साथ रहे थे। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन शूद्र का ध्यान तो अपने फ़ोन पर ही था। वो बस अपने फ़ोन को ही घूरे जा रहा था। लगता है किसी के फ़ोन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, नील ने शूद्र को छेड़ते हुए कहा। शूद्र ने नील को घूर कर देखा, लेकिन नील पर उसके घूरने का कोई असर नहीं हो रहा था। देख भाई, मुझे घूरने से क्या होगा, मैं तो सच बोल रहा हूँ। तो जब से आया है तब से बस अपने फ़ोन को ही घूरे जा रहा है। देख, तू इतने दिनों बाद हमसे मिल रहा है तो हमसे बातें करना। वैसे भी तो तू बेंगलुरु वापस जा नहीं सकता। नील की बात सुनकर शूद्र को एहसास हुआ कि वो सच कह रहा था।
शूद्र को खुद नहीं पता था कि वो कब से अपने फ़ोन को घूर रहा था। उसने गहरी सांस भरते हुए अपनी फ़ोन अपने पॉकेट में रख लिया और अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगा। वहीं दूसरी तरफ अंजलि एक रेस्टोरेंट में पहुंचकर आसपास देख रही थी। उसने अपने फ़ोन में एक नंबर डायल किया और तभी एक लड़के ने खड़े होकर उसे हाथ हिलाकर इशारा किया। वो लड़का देखने में काफ़ी हैंडसम था। उसकी स्माइल भी काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग थी। अंजलि उस लड़के की तरफ देखकर स्माइल करते हुए उसके पास चली गई। हेलो, आई एम दीपक। दीपक अर्जुना। उस लड़के ने अपना हाथ अंजलि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाय, नाइस टू मीट यू, आई एम अंजलि। अंजलि ने एक स्माइल के साथ दीपक से हाथ मिलाते हुए कहा। दीपक और कोई नहीं, जिया का बताया हुआ सीनियर था, जिसने आज अंजलि को मिलने के लिए बुलाया था ताकि वो अंजलि से सामने बैठकर उसके इन्वेस्टर के बारे में कुछ डिस्कस कर सके, जिससे अंजलि का एडमिशन कराना उसके लिए थोड़ा आसान हो जाए। मुझे जिया ने बताया था कि तुम हमारे साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हो। क्या तुम बता सकती हो कि तुम कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी करनी चाहती हो? और कोई टीचर है तुम्हारी नज़र में जिसके अंडर तुम काम करना चाहो? दीपक ने अंजलि की तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ पूछा। दीपक की बात सुनकर अंजलि एकदम से खामोश हो गई थी, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उस यूनिवर्सिटी में कौन से टीचर्स थे। वो तो बस जिया के कहने पर उसकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तैयार हो गई थी। दीपक उसकी हालत समझ गया था, इसलिए उसने बड़े अच्छे से अंजलि को पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स के बारे में बताया, उनके सब्जेक्ट के बारे में बताया। अंजलि ने भी बड़े गौर से उसकी बात सुनी। उनकी ये पहली मुलाकात काफ़ी अच्छी रही। अगर तुम्हें कुछ और जानना है तो मैं फिर से तुमसे मिलूँगा और यूनिवर्सिटी के टीचर से भी बातचीत करके तुम्हें कौन सी बुक से पढ़कर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है बताऊंगा, ताकि तुम्हें एग्ज़ाम देने में थोड़ी हेल्प मिल जाए। दीपक ने एक पोलाइटी स्माइल के साथ अंजलि से कहा, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए इतने परेशानी ले रहे हैं। आपकी इतनी मदद के लिए मैं आज आपको डिनर ट्रीट देना चाहती हूँ। प्लीज़ मना मत कीजिएगा। अगर आप मना करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अंजलि ने बड़ी पोलाइटी दीपक को देखते हुए बोला, जैसे तुम्हें ठीक लगे। तुम जल्दी ही मेरे यूनिवर्सिटी में मेरी जूनियर बनने वाली हो और अपनी जूनियर को मैं उदास कैसे होने दे सकता हूँ? दीपक ने भी मुस्कुराते हुए प्यार से जवाब दिया। दीपक कुछ दिनों पहले ही बेंगलोर आया था। यहाँ आने के बाद उसने अंजलि के बारे में काफ़ी बातें सुनी थी, जिसे सुनने के बाद वो बिल्कुल भी अंजलि से मिलने को तैयार नहीं था। लेकिन जिया ने बड़े पापड़ बेलने के बाद उसे अंजलि से मिलने के लिए मना लिया था। हालांकि अंजलि से मिलने के बाद दीपक को एहसास हुआ कि अंजलि बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा उसने उसके बारे में सुना था। वो काफ़ी शांत और अच्छे नेचर की लड़की थी। डिनर के बाद वो लोग धीरे धीरे बात करते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? दीपक ने एक स्माइल के साथ अंजलि से पूछा। नहीं थैंक यू, मैं अपनी कार लेकर आई हूँ तो मैं उसी से चली जाऊँगी। अंजलि ने एक स्माइल के साथ जवाब दिया। आई नेक्स्ट वीक एक सेमिनार होने वाला है, उसी सेमिनार को अटेंड करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वो सेमिनार अटेंड करो। मेडिकल में जो न्यू रिसेप्शन हो रही है वहाँ पर सब बताया जाएगा। इससे तुम्हें काफ़ी मदद मिलेगी। दीपक ने अंजलि को सेमिनार के बारे में बताते हुए कहा। जी थैंक यू, मैं ट्राई करूँगी कि उस सेमिनार में ज़रूर जाऊँ। अंजलि ने स्माइल के साथ दीपक को जवाब दिया।
ठीक है, अगर तुम आओगी तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए सीट बुक करवा दूंगा, दीपक ने अंजलि से कहा। कुछ और बातें करने के बाद अंजलि पार्किंग में अपनी कार के पास चली गई और रेस्टोरेंट से निकल गई। दीपक भी अपनी कार में बैठा था और अंजलि को जाता हुआ देख रहा था। अंजलि जिस कार में यहाँ बैठकर आई थी वो कोई मामूली कार नहीं थी, बल्कि सूर्यवंशी फैमिली की कार थी। दीपक उस कार का नंबर प्लेट देखकर ही समझ गया था कि अगले ही पल उसके दिमाग में ख्याल आया। उसने यहाँ आकर सुना था कि अंजलि इस वक्त सूर्यवंशी परिवार के छोटे बेटे सूर्यवंशी के साथ थी, जो उसका काफ़ी ख्याल रख रहा था। अंजलि शूद्र के विला में वापस लौटने की जगह सीधा जिया से मिलने उसके घर चली गई। तुम बताओ सीनियर, तुम्हें कैसा लगे? है ना वो बहुत हैंडसम, चार्मिंग और बिंदास? जिया ने अंजलि को देखकर एक साइड होते हुए पूछा। वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल थे। उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी कुछ बताया, अंजलि ने जिया को देखते हुए जवाब दिया। अंजलि का जवाब सुनकर तो जिया का मुंह ही लटक गया था। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैंने तुझसे ये सब नहीं पूछा, मैं तो तुझसे पूछ रही हूँ कि वो तुझे कैसे लगे। क्या यार अंजलि, तू बहुत ज़्यादा बोरिंग है। हाँ हाँ पता है, वैसे तूने मुझे उनसे मिलाया, इसके लिए थैंक यू। चल मैं इसके बदले तुझे एक कॉफ़ी ट्रीट देती हूँ। नहीं कॉफ़ी नहीं, हम दोनों किसी डेट पर नहीं जा रहे, बियर ट्रीट सही रहेगा। जिया ने अंजलि की तरफ देखते हुए पप्पी आई के साथ कहा। ओके ठीक है, वही दे दूंगी तुझे, ऐसे मुंह बनाकर मत देख अब मुझे। अंजलि ने भी उसका चेहरा देखकर उसकी बात मान ली। वही दूसरी तरफ शुद्ध डिनर करने के बाद अपनी बालकनी में टहल रहा था। वो अभी भी अपने फ़ोन को ही देख रहा था। रात के 11:30 हो रहे थे, लेकिन अंजलि ने अभी तक उसे एक मैसेज तक नहीं किया था। कॉल तो दूर की बात थी, उसके दिल में चल रहे कई ख्यालों की वजह से उसने अंजलि को कॉल नहीं किया और सीधा राघव को कॉल कर दिया। कैसी है वो, क्या कर रही है? शूद्र ने सबसे पहला सवाल यही पूछा था। वो ठीक है, वो अभी वापस नहीं आई हैं, अपने किसी दोस्त से मिलने गई थी, राघव ने कुछ घबराहट के साथ जवाब दिया। जिया, शुद्ध ने राघव से पूछा। नहीं सर, वो एक लड़का था, राघव ने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया। शूद्र को अंजलि से बात किए बिना बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अंजलि के दिमाग में क्या चल रहा था, जो वो इस तरह से बिहेव कर रही थी। शूद्र का दिल काफ़ी उदास हो गया था और अब वो और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सका। वो अंजलि को कॉल नहीं कर सका, लेकिन राघव को उसने उसी के पास छोड़ा था, तो उसे पता होगा कि वो क्या कर रही थी और कैसी थी, इसलिए उसने सीधा राघव को ही कॉल कर दिया। सर का कॉल क्या करूं? अगर इन्हें पता चला कि अंजलि किसी लड़के के साथ घूम रही है तो ये मेरी जान ही निकाल लेंगे, राघव ने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा। राघव ने एक गहरी सांस भर के घबराहट के साथ फ़ोन उठाया और कान में लगा लिया। इससे पहले वो कुछ बोलता, शूद्र ने उसके फ़ोन उठाते ही उससे सीधा अंजलि के बारे में पूछा। कैसी है वो, क्या कर रही है? राघव ने कुछ घबरा कर से साथ जवाब दिया। वो ठीक है, अभी घर नहीं वापस आई हैं, वो अपने किसी दोस्त से मिलने गई थी। जिया, शुद्ध ने नॉर्मली राघव से पूछा। राघव ये सुनकर थोड़ा घबरा गया था, लेकिन वो जानता था कि शुद्ध से वो झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए उसने थोड़ी घबराहट के साथ जवाब दिया। नहीं सर, वो एक लड़का था, मैं आपको उसकी तस्वीर भेज रहा हूँ। उस तस्वीर में अंजलि दीपक के साथ बैठी कॉफ़ी
खुश नजर आ रही थी, जिसे देखकर शूद्र का दिल एकदम से जलने लगा था। शूद्र की पकड़ अपने फोन पर कस गई थी। उसने गुस्से भरी आवाज में राघव से पूछा, वो अभी तक घर से बाहर है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। कहाँ है वह जो अपनी दोस्त जिया के साथ एक क्लब में गई थी? राघव ने थोड़ी घबराहट भरी आवाज में कहा। शूद्र ने गुस्से के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे ये जानकर काफ़ी हैरानी हो रही थी कि उसके चले जाने के बाद अंजलि काफ़ी खुश थी। वो कभी किसी लड़के से मिल रही थी तो कभी अपने दोस्त के साथ क्लब में पार्टी कर रही थी। शूद्र काफ़ी देर तक बस चुपचाप अपनी आंखें बंद करके अपना गुस्सा शांत कर रहा था। सर, क्या मैं क्लब में अंजलि पर नज़र रखूं जाकर? राघव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए शूद्र से पूछा। नहीं, तुम घर जाके अब आराम करो। मुझे नहीं लगता कि उसे मेरी परवाह की कोई ज़रूरत है। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, मुझे इतना ही चाहिए। शूद्र ने राघव से कहा और अपना फ़ोन काट दिया। शूद्र नहीं चाहता था कि वो अपनी फीलिंग्स बयां करे, लेकिन राघव के सामने उसने जो बोला था उससे राघव साफ साफ समझ गया था कि शूद्र को अंजलि का ऐसा करना रास नहीं आ रहा था। फोन रखते ही शूद्र की आंखें छलकने को हो आई थी। वो अपने इमोशनल्स काबू नहीं कर पा रहा था। आज पहली बार उसके अंदर जज्बातों का तूफान सा आ गया था। इसलिए मैंने कभी किसी लड़की को अपने दिल के करीब नहीं आने दिया, और तुम आई तो तुम भी। शूद्र ने अपनी आंखें बंद करके अंजलि के बारे में सोचते हुए कहा। अंजलि के ख्याल से ही वो गुस्सा भी हो रहा था और उसी को याद करके शांत भी हो रहा था। वो इस वक्त काफ़ी बेबस महसूस कर रहा था। इसी फीलिंग्स से बचने के लिए तो वो हमेशा ही लड़कियों से दूर रहा, कभी किसी को अपने दिल के करीब नहीं आने दिया। आज जो दर्द उसके सीने में महसूस हो रहा था, शायद ही उसने कभी अपनी पूरी जिंदगी में ये महसूस किया था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को शांत किया। उसका दिमाग अंजलि के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को समझाया कि इस वक्त शायद अंजलि के बारे में न सोचना ही उसके लिए बेहतर होगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे अंजलि को अपने दिमाग से निकाले, इसलिए उसने खुद को काम में बिजी करने का सोचा और अपने स्टडी रूम में चला गया। इस वक्त सूर्यवंशी कंपनी में 50वीं एनिवर्सरी काफ़ी करीब थी, इसलिए शूद्र के सर पर काफ़ी ज़्यादा काम था। शूद्र अपना दिल काम में लगाने की कोशिश कर रहा था। उसे अब नहीं सोचना था कि अंजलि उसके बिना कितनी खुश थी। इधर अंजलि इस वक्त जिया के साथ क्लब में बैठी हुई थी। उसका चेहरा अभी भी उतरा हुआ था, क्योंकि उसका ध्यान अभी भी शूद्र पर था। अंजलि बेहद खूबसूरत थी और इस वजह से क्लब में लगभग सभी लड़कों का ध्यान अंजलि पर ही था। कई लोगों ने उसे ड्रिंक ऑफर की, कुछ उसके साथ डांस करना चाहते थे, लेकिन अंजलि ने उन सबको मना कर दिया। क्या यार, क्लब में आकर भी तो इस तरह चुपचाप बैठी है। माना तू डांस नहीं करेगी, लेकिन एट लास्ट तुझे कुछ ड्रिंक करना चाहिए। जिया अंजलि की तरफ देखते हुए बोली। नहीं जिया, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मुझे पता तो है, मुझे ये सब काफ़ी हद तक पसंद नहीं है। अंजलि ने जिया की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, समझ गई, तो सती सावित्री है, लेकिन फिर भी लाइफ में थोड़ा सा मज़ा होना चाहिए। ऊपर से इतने हॉट लड़के तुझसे बात करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन तू सबको इग्नोर कर रही है। जिया ने अंजलि को छेड़ते हुए बोला। तू अच्छे से जानती है, मुझे ऐसे छिछोरेपन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंजलि ने थोड़ा चिढ़ते हुए जवाब दिया। अंजलि की बात सुनकर जिया का मुंह बन गया और उसने अपनी बाहें अपने सीने के आगे क्रॉस करते हुए कहा। अच्छा, तो फिर मुझे ये बता कि शूद्र के साथ तेरा क्या चल रहा है? तुम दोनों के रिश्ते का क्या नाम है, जबकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रातें भी बिता चुके हो? है कोई जवाब तेरे पास?
जिया वो इन सब लड़कों जैसे बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज उन्हें बीच में मत ला। अंजलि ने सर झुकाते हुए थोड़ी मायूसी भरी आवाज में कहा। अच्छा ठीक है, ज़्यादा सीरियस मत हो, तुझे जैसे ठीक लगे तू वैसा कर, जिया ने अंजलि के कंधे को सहलाते हुए कहा। अंजलि ने जिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस एक स्माइल कर दी। अंजलि घर लौट आई और चुपचाप बेड पर लेट गई। आधी रात बीत चुकी थी पर उसकी नींद नहीं आ रही थी। वो आज शुद्र को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। अंजलि की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपनी जगह से सरक कर शुद्र की जगह पर आ गई थी जहां वो सोता था। उस जगह अभी भी अंजलि को शुद्र की हल्की खुशबू महसूस हो रही थी। वो शुद्र की जगह लेटकर खुद को शुद्र की बाहों में इमेजिन करते हुए बड़ी मुश्किल से सोई। अगले कुछ दिनों तक अंजलि घर पर रहकर मेडिकल पेपर्स पढ़ रही थी। वो बीच बीच में सेमिनार्स भी अटेंड करती थी। सेमिनार में काफ़ी सारे प्रोफेशनल डॉक्टर और मेडिकल रिसर्च होते थे। जो सेमिनार अभी अंजलि अटेंड कर रही थी वो लगभग 5 दिन चलता था। उसके 4 दिन का सेमिनार अटेंड कर लिया था और अब आखिरी दिन का सेमिनार अटेंड करने जाना था, जिसमें एक चीफ गेस्ट को इनवाइट किया गया था, लेकिन उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं थी कि कौन है ऐसा चीफ गेस्ट आ रहा था। अंजलि अपने लिए किचन में खाना बना रही थी और सेमिनार के रिलेटेड न्यूज़ पढ़ रही थी। तभी उसने डोर बेल की आवाज़ सुनाई दी। अंजलि को लगा कि इस वक्त राघव आया होगा, क्योंकि वो अक्सर ही अंजलि को देखने आया करता था और शूद्र के स्टडी रूम में उसे कई बार डॉक्यूमेंट भी चाहिए होते थे। अंजलि ने अपने हाथ साफ किए और दरवाज़ा खोलने के बाद हॉल में चली गई। अंजलि ने जब दरवाज़ा खोला तो एक मिडिल एज्ड लेडी और पायल सामने खड़े थे। बड़ी माँ, यही हैं अंजलि? पायल ने अंजलि को घृणा भरी नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। उस औरत की आईब्रोज और आंखें कुछ हद तक शूद्र से मिलती थी और पायल के मुंह से उनके लिए बड़ी माँ सुनकर अंजलि समझ गई थी कि वो कौन थी। वो शूद्र की माँ थी जो आज अंजलि से मिलने पहुंची थी। नमस्ते आंटी, प्लीज अंदर आइए, अंजलि ने दरवाजे से साइड हटते हुए शूद्र की माँ से कहा। शूद्र की माँ ने हाँ में सर हिला दिया और पायल की तरफ देखते हुए कहा, तुम गाड़ी में जाकर मेरा इंतजार करो, मुझे अंजलि के साथ अकेले में कुछ बातें करनी है। पायल ने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया और उनके कान में फुसफुसाते हुए कहा, बड़ी माँ, ये लड़की बहुत चालाक है, आप इसकी भोली सूरत पर मत जाइएगा। इसने ना जाने भाई को कौन सी जड़ी बूटी खिला दी है जो वो इसे पसंद करने लगे हैं। इसकी वजह से ही मेरे बॉयफ्रेंड के काफ़ी पैसे बर्बाद हुए हैं। शूद्र की माँ के कान में इतना कहने के बाद पायल अंजलि की तरफ एक तिरछी मुस्कुराहट करती हुई वहां से चली गई। शूद्र की माँ अंदर जाकर कोच पर बैठ गई और अंजलि उनके लिए फटाफट चाय बना कर लाई। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, शूद्र की माँ ने कोच की तरफ इशारा करते हुए अंजलि से कहा। अंजलि ने डरते हुए हाँ में सर हिला दिया और चुपचाप कोच पर आकर बैठ गई। शूद्र की माँ अंजलि की तरफ देख रही थी। उन्हें भी समझ आ रहा था कि अंजलि काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई थी। मैंने सुना है कि तुम मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहती, तो फिर तुम क्या उसके साथ पैसे के लिए कर रही थी? शूद्र की माँ ने अंजलि से आंखें सिकोड़ कर पूछा। अंजलि उनके सवाल से थोड़ा घबरा गई थी, इसलिए पहले कि वो कुछ कह पाती, शूद्र की माँ ने उससे दूसरा सवाल पूछ दिया, तुम दोनों कब से साथ हो? जी, लगभग 1 महीना हो गया, अंजलि ने थोड़ी घबराहट भरी आवाज़ में जवाब दिया। अगर तुम मेरे बेटी के साथ सिर्फ पैसों के लिए थी तो मैं तुम्हें पूरे 5 करोड़ दूंगी।